नमस्कार। आज भी देश में मुझ जैसे बहुत से लोग हैं जो शाहू जी महाराज और महारानी ताराबाई के प्रति समान आदर भाव रखते हैं। विचार कीजिए कि इन दोनों के संघर्ष काल में महाराष्ट्र के आम जन व सरदारों के सम्मुख कैसा धर्म संकट रहा होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शंकर जी नारायण। मुक्त होने के बाद जिस समय शाहू जी सतारा की तरफ जा रहे थे, रायगढ़ में रहने वाले ताराबाई के सचिव शंकर जी नारायण ने उनका समर्थन या विरोध करने के स्थान पर विषपान कर लिया। जानकारी मिलने पर शाहू जी स्वयं उसके घर गए और उसकी पत्नी को सांत्वना देते हुए उसके महज 1 वर्षीय पुत्र को ही पिता के स्थान पर सचिव नियुक्त कर दिया। उनकी इस उदारता ने समूचे अंचल के मावलों मराठों का दिल जीत लिया। तो ऐसा धर्म संकट था उस दौर के बहादुर मराठा सरदारों के सम्मुख। बहुत से लोग थे जो ताराबाई के संघर्ष को आदर देते थे, किंतु उनका महिला होना तथा पुत्र शिवाजी का अल्पायु होना उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा था। संभवतः इसीलिए शाहू जी को सफलता मिलती गई। महारानी ताराबाई शाहू जी से पराजित होने के बाद पहले मल्हारगढ़ गईं और बाद में कोल्हापुर को अपनी राजधानी बनाकर शाहू जी को चुनौती देती रहीं, किंतु जल्द ही उनके दुर्भाग्य ने उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया, उन पर पानी फेर दिया। 1714 में महाराज राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई व उनके पुत्र संभाजी द्वितीय ने विद्रोह कर ताराबाई व उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को कारावास में डाल दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया, और कोल्हापुर स्वाभाविक ही उसके अधीन हो गया। इस प्रकार एक क्रियाशील और जुझारू महिला, उनका कार्यकाल इस प्रकार दुखद अंत हुआ। लेकिन उसके साथ ही सरदारों का धर्म संकट भी समाप्त हो गया और शाहू जी महाराष्ट्र के एक छत्र नायक बन गए। नवनियुक्त पेशवा की प्राथमिकता अब दिल्ली के बंदी गृह से महाराज शाहू जी की मां येशुबाई व उनके अन्य परिजनों को मुक्त कराना व राजकोष की व्यवस्था करना था। उधर 17 फरवरी 1712 को औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली में भी लगातार उथल पुथल चलती रही। मीर बख्शी जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह अपने 3 भाइयों अजीमुल शान, जहान शाह और रफ़ी शान को मारकर 29 मार्च 1712 को गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह अत्यंत विलासी और निकम्मा शासक साबित हुआ, जो हमेशा लाल कुंवर नामक वैश्या के साथ भोग विलास में रमा रहता था। उसने शासन की कुंजी एक प्रकार से लाल कुंवर के हाथों में ही सौंप दी थी। अप्रैल 1712 में उसके भतीजे फर्रुखसियर ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और बहुचर्चित सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां शाह के साथ पटना से दिल्ली के लिए कूच किया। 10 जनवरी 1713 को आगरा के नज़दीक फर्रुखसियर और जहांदार शाह की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फर्रुखसियर से पराजित होने के बाद वह अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वाकर छिपता छिपाता एक बैलगाड़ी पर बैठकर दिल्ली भाग गया। दिल्ली में उसने जुल्फिकार खां के पिता असद खान से सहायता मांगी, लेकिन चतुर असद खान ने उसे गिरफ्तार कर फर्रुखसियर को सौंप दिया और 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या कर दी गई। इतिहासकारों ने इसे लंपट मूर्ख की उपाधि प्रदान की और इस प्रकार फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना। लेकिन वह भी नाम मात्र का बादशाह था। असली ताकत सैयद बंधुओं के हाथ में थी। आखिर सत्ता के 2 केंद्र बिंदु कब तक चलते? जल्द ही सैयद बंधुओं और फर्रुखसियर के बीच भी मनमुटाव बढ़ने लगा। फर्रुखसियर ने अपनी ताकत बढ़ाने और सैयद बंधुओं की ताकत घटाने के लिए दक्षिण से निजामुल मुल्क को अपनी सहायता के लिए दिल्ली बुला लिया और सैयद हुसैन अली को सूबेदार बनाकर वहां भेज दिया। फर्रुखसियर की योजना थी कि गुजरात के सूबेदार दाऊद खान और मराठाओं की मदद से सैयद हुसैन अली को निपटा दिया जाए, लेकिन उसे दुतरफा नुकसान हुआ। एक ओर तो निजामुल मुल्क उसका सहयोगी होने के बजाय दक्षिण से हटाए जाने से नाखुश हुआ, वहीं 26 अगस्त 1715 को सैयद हुसैन और दाऊद खां के बीच बुरहानपुर के पास जो युद्ध हुआ
उसमें चतुर पेशवा बालाजी ने मराठा सेना को तटस्थ रखा और परिणाम स्वरूप दाऊद खां मारा गया। इसके साथ ही बादशाह से सशंकित दोनों सैयद बंधु मराठाओं की मित्रता प्राप्त करने को आतुर हो उठे। शंकर जी मल्हार नामक एक मध्यस्थ के माध्यम से दोनों के बीच एक संधि पत्र का मसौदा तैयार हुआ, जिसमें बंधक बनाकर रखे गए छत्रपति शाहूजी की मां यशुबाई, पत्नी सावित्रीबाई, भाई मदन सिंह और अन्य परिजनों की रिहाई के अतिरिक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में सम्मिलित समस्त क्षेत्र पर मराठा अधिकार को मान्य करना तथा दक्षिण के 6 मुगल सूबों से चौथ वसूली व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार शामिल था। बदले में 15,000 मराठा सेना हर समय सम्राट की मदद को उपलब्ध रहेगी, यह उल्लेख था। 1 अगस्त 1718 को यह संधि पत्र तैयार कर सम्राट की ओर भेजा गया, लेकिन जब इस संधि पत्र को लेकर बादशाह फर्रुखशियर की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, तो जून 1719 में मराठा सेनापति खांडेराव दाभाड़े 15,000 की सेना लेकर औरंगाबाद पहुंच गए। इस अभियान में पेशवा बालाजी विश्वनाथ व उनके युवा पुत्र बाजीराव के अतिरिक्त तुकोजी पवार, राणोजी सिंधिया, संताजी भोंसले, नारो शंकर आदि भी साथ में थे। मजे की बात यह है कि इस अभियान के दौरान सैयद बंधुओं की ओर से ही प्रतिदिन प्रति सैनिक पारिश्रमिक प्राप्त होता था। यह एक प्रकार से सैयद बंधुओं की बादशाह के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान था, जिसमें मराठा भी उसके सहयोगी थे। बालाजी ने चतुरता से राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को भी साध लिया था, अतः वे सम्राट के साथ आने के स्थान पर या तो तटस्थ रहे या सैयद बंधुओं के सहयोगी बन गए। 28 फरवरी को राजधानी दिल्ली में हुए संघर्ष में लगभग 2000 मराठा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु सम्राट को भी कारागार में पहुंचा दिया गया, जिसे सैयद बंधुओं द्वारा 2 माह बाद कत्ल कर दिया गया। उसके बाद 2 शहजादे थोड़े थोड़े समय के लिए राजगद्दी पर बैठे और अंत में मोहम्मद शाह बादशाह बना, जिसने बाद में 1748 तक शासन किया। 3 मार्च 1719 को संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए और 20 मार्च को मराठा सैन्य दल वापस महाराष्ट्र को रवाना हुआ। जुलाई के प्रारंभ में जब यह दल सतारा पहुंचा तो बहुत आगे बढ़कर शाहू जी ने उनका भव्य स्वागत किया। 12 वर्षों बाद हुए माँ बेटे के मिलन ने सभी को भावुक बना दिया था। पेशवा बालाजी का यह अंतिम कारनामा था। उसके बाद 2 अप्रैल 1720 को उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय मराठा शक्तियों के जहन में केवल एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि क्या स्वर्गवासी पेशवा का मात्र 19 वर्षीय गैर अनुभवी पुत्र बाजीराव इस सर्वोच्च पद को संभाल पाएगा। लेकिन मानवीय गुणों की परख के महान जौहरी महाराजा शाहू जी को कोई शक शुबहा नहीं था। उन्होंने तुरंत ही बाजीराव को नया पेशवा नियुक्त करने की घोषणा कर दी और 17 अप्रैल 1720 को बाजीराव सभी शाही औपचारिकताओं के साथ नए पेशवा नियुक्त हो गए। उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, ये अगले अंक में देखना न भूलिएगा। नमस्कार।